अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। कुछ इस तरह से वफ़ा की मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं, उसी से खाता हूं अक्सर फ़रेब मंजिल का, मैं जिसके पाँव का कांटा निकाल देता हूं। कुछ यही हाल गुज़िश्ता 60 बरसों से हमारे अवाम का भी है, जो कभी एक और फिर दूसरे चेहरे से मसीहाई की तवक्कुआत वाबस्ता करते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद अभी इस कार खैर का वक्त नहीं आया। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मसीहाई के ऐसे ही एक दावेदार सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा, गवर्नर पंजाब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, ये बताइएगा, एक आम ख्याल है, वकला तहरीक के दौरान आपकी पेशानी से बहता खून एक इन्वेस्टमेंट थी जो बाद में आपको गवर्नर हाउस लाई। देखिए, ये मैंने खून जो मेरा बहा, जो चूँकि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर भी था, जो हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी है, और उस वक्त मैं ऐवान बाला का यानी सेनेटर भी था पाकिस्तान का। तो उस वक्त हमने जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को, जब जनरल मुशर्रफ ने जिस अंदाज से उन्हें बरतरफ एक किस्म का किया और फिर उनको जो है मुक़य्यद कर दिया गया, और जिस तरह से फिर 3 नवंबर को जो है पाकिस्तान में मिनी मार्शल लॉ जिसको कहते हैं वो लगा दिया गया, तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल में, चूँकि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल ही में था, तो हमने वहाँ से आगाज़ किया एक तहरीक का। लाहौर हाई कोर्ट बाहर से निकले थे और हम जब रीगल चौक पर आए तो वहाँ हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया और लाठियाँ बरसाई गई। तो उससे ज़ाहिर है कि मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को, जो मतलब है ज़ाहिर है कि जो हमारे वकला थे, नौजवान वकला थे, मैं उनको मुहासरे में लेके एक किस्म का मैंने आगे अपने आप पर जो है वो लिया। तो बहर कैफ वो मैं समझता हूँ कि मेरे जो नौजवान वकला थे उन्होंने भी मेरे ऊपर एक ढाल की कोशिश की, वगरना शायद मैं यहाँ बैठा ना होता आपके सामने, क्योंकि ज़ाहिर है जो लाठियाँ सर पे बरसाई जाती हैं वो कोई प्यार मोहब्बत से नहीं होती हैं, और वो ये भी नहीं होती हैं कि सिर्फ खून निकलेगा, उसका मतलब कुछ और होता है। इसको आप एक किस्म की कॉन्ट्रीब्यूटरी तो कह सकते हैं, लेकिन बात ये जो मेरा गवर्नर हाउस में आना है, मैं समझता हूँ इसमें मेरी पार्टी ने मुझ पे ये एतमाद किया। आप कह सकते हैं कि ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है, लेकिन इसमें मेरी 40 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी का ताल्लुक भी है। सर, बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आप पे एक इल्ज़ाम लगा कि आपने NHA के एक मुलाजिम से 30 लाख रुपए रिश्वत ली। अगर इफ़ एट ऑल इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ इसको सच मान लिया जाए, तो क्या ऐसे शख्स को गवर्नर हाउस तक लाना आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? पहली बात ये है कि बिल्कुल अगर ये सही है होता इल्ज़ाम, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उस शख्स ने गिड़गिड़ा कर पाँव पर जो है मेरे लिटरली हाथ रख के उसने कहा मुझसे जो है दिलाई गई है, साजिश हुई है, मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। और उन्होंने जो है उसको वापस लिया, और वो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो इल्ज़ाम सही था, या उस पर जो है मुझे कोई ऐसा मेरे ऊपर कोई हर्फ आया है जिसमें आप कह लें। देखें, इस तरह के इल्ज़ाम जब आप सियासत में होते हैं, मैं नहीं समझता कोई सियासतदान पाकिस्तान में है जिस पर इल्ज़ाम ना लगा हो। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, खुदारा उसको आप ये मत कहिएगा कि वो सच्चाई पर मबनी है, या उसकी बिना पर आप किसी को मुल्ज़िम करार दे सकते हैं। बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बाद वज़ीर आज़म ने आपको मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुकर्रर किया था। एक ऐसा शख्स जो पूरी ज़िंदगी काला कोट पहनकर अदालतों के चक्कर काटता रहा हो, वकालत की हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उसकी मालूमात किस हद तक अपडेट हो सकती हैं? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए क्या कर सकता है प्रैक्टिकली? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, वकील जो होता है बुनियादी तौर पर वो हर कानून या हर केस पर दस्तरस नहीं रखता है। हमारी ये ज़िंदगी की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि हमें जो केस मिलता है हम उसका सारा कानून भी पढ़ते हैं, हम उसके सारे वाक़यात भी पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस अदालतों में जो होती है वो हम एक पूरा होमवर्क करके रिसर्च पे जाते हैं। इसी तरह जब ये मुझे वजारत, चूँकि इसका कलमदान किसी के पास नहीं था, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का, मेरे लिए एक खासा चैलेंजिंग ये जॉब था। कलमदान संभालने से पहले चूँकि मुझे ये दे दिया गया था इंडिया के आपको बना रहे हैं, तो जब मुझे इसका वफाकी वज़ीर का स्टेटस देकर और मुझे इंचार्ज मिनिस्टर बनाया गया, तो मैंने इसकी सारी जो है स्टडी किया,
और मैंने देखा कि इसकी टेली डेंसिटी जो है हमारी पाकिस्तान की, जो आप मोबाइल या आप टेलीफोन कहते हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 63% से ज़्यादा टेली डेंसिटी थी। लेकिन ब्रॉड बैंड प्रोलिफरेशन, जिस पे मैंने कोशिश की कि हो, इंटरनेट को है, फाइबर ऑप्टिक्स हम लेंग जो है सारे पाकिस्तान में करें। मेरा विजन ये था, मैं चाहता था कि सारे स्कूलों को हम कंप्यूटराइज कर दें। हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो थी, मैंने उसकी कॉन्वोकेशंस जो है यहाँ लाहौर में बैठकर मैंने डिग्रियां अवार्ड की, कराची में डिग्रियां अवार्ड की, पेशावर में डिग्रियां अवार्ड की, क्वेटा में, बलूचिस्तान में, ताकि बच्चों को इतना सफ़र और हैसल ना करना पड़े, इतने उनके अखराजात ना हो। और इसीलिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए मैंने ये कोशिश की थी। मेरा विजन था कि मैं इसको 3Ds में और 4Ds में लेके जाऊं, जो अभी भी नहीं हो सका है, चूँकि फिर वज़ीर आज़म साहब ने अब अप्रूवल दी है। ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर एक वक्फे के बाद। कितनी सदाकत है इस बात में कि वज़ीर आज़म ने आपकी मुबैना करप्शन की दास्तानों को ज़बान ज़दाम होने के बाद आपसे एडवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान वापस लिया था? ये भी एक अच्छा मजाक है। बाहर कर आपने सवाल किया, लेकिन मुझे हीट फिर भी नहीं आई, इसलिए आप प्रोग्राम का नाम बदल दें, या कम से कम मेरे पास आने से पहले आप कहें कि खोसा हीट अप नहीं हुआ। मेरे ऊपर तो वहाँ एक 2 आने का भी मैंने ना चिपमासी रखा, ना मैंने 2 आने का प्रोजेक्ट दिया, तो मुबैना आपने क्या दिया, तो ये ज़रा सख्त लफ्ज़ होते हैं।